चलो ठीक है। आज का टॉपिक क्या हम देखेंगे, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल, यानी कि जो लोकल स्कूल्स थे, जो हमारे इंडिया में स्कूल्स थे, वो उसके ऊपर क्या असर पड़ा, यानी क्या हुआ उस टाइम का लोकल स्कूल्स के ऊपर क्या असर पड़ा, किस चीज का, ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम का। जो ब्रिटिश हमारे यहाँ लेके आए, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम आया कहां पे, इंडिया में। क्या चाहते थे वो, उस डिस्पेंस की मदद से क्या चाहते थे वो, हाँ किस चीज को सर, वो अपने क्या बोलते हैं नॉलेज को, जो यूरोपियन एजुकेशन था, यूरोपियन लर्निंग को वो बढ़ावा देना चाहते थे। उससे उनको क्या मिलता, सर उनको फायदा मिलता है कमर्शियल ट्रेड और ट्रेड और कॉमर्स में उनको फायदा मिलता है ना। उनको क्या होता है कि ब्रिटेन में जो उनके गुड्स हैं, यानी ब्रिटेन में जो बन रही है सामान जो बन रहा है, उसका डिमांड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे, किसकी वजह से, किसके वजह से, यूरोपियन लर्निंग पे, तो वहां के लोग वो कॉपी करेंगे, और जो वहां के लोग पहन रहे हैं, खा रहे हैं, उसका कॉपी कौन करेगा, इंडिया के एजुकेटेड लोग। और वो क्या करेंगे, फिर वहां से उन सामान को मंगाएंगे, कहां से, ब्रिटेन से। ठीक है, यहीं तक हम लोग किए थे। अब क्या देखेंगे कि ये जो लोकल स्कूल्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ा, यानी लोकल स्कूल्स मतलब हमारे समय में जो पहले क्या कह रहा है ये, हाउ चिल्ड्रंस वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम। प्री ब्रिटिश टाइम मतलब कि ब्रिटिश के आने से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, पाठशालाएं चला करती थी। यस सर। प्रकृति में क्या, प्रकृति में क्या होता था, गुरुजी होते थे, वो क्या करते थे, बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। किसी तरीके का कोई बोर्ड नहीं होता था, किसी तरीके का कोई सिलेबस नहीं होता था, किसी तरीके की कोई फीस फिक्स नहीं होती थी, है ना फिक्स क्लासरूम्स होते थे, ना कोई सिलेबस हुआ करते थे। सिर्फ और सिर्फ क्या, ओरली शिक्षा दी जाती थी। गुरुजी एक तरफ से बोले जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको सुनेंगे, और जितना आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करेंगे और अपने ऊपर क्या करेंगे, वहां पे जितना आप उस चीज को अपने यहाँ रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। आजकल तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड होता है, ये चीज क्या होता है, ये यहाँ जितना आप रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, तब वही आपको क्या होता था, काम आता था। बात समझ आ रहा है? तो क्या हम देखेंगे कि हाउ चिल्ड्रंस वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम। चिल्ड्रंस को ब्रिटिश यानी प्री ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश के आने से पहले किस तरीके से शिक्षा दीक्षा दिया जाता, कहां पे, इंडिया में। बात समझ आई? क्या पढ़ जा रहे हैं? ठीक है, तो पहले हम क्या देखते हैं, पहला टॉपिक देखिए आपको लिखा हुआ है, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। ठीक है, तो जो ये प्री ब्रिटिश के टाइम, यानी ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में क्या एजुकेशन सिस्टम था, कैसा एजुकेशन था, इसका रिपोर्ट कौन देता है, विलियम एडम। ठीक है, एक अंग्रेज थे विलियम एडम। इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम था, किसके पहले, ब्रिटिश के पहले, प्री ब्रिटिश, है ना, यानी ब्रिटिश के आने से पहले जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से शिक्षा दिया जाता था, उसके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया। इन द 1830 विलियम एडम, अ स्कॉटिश मिशनरी, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटिश मिशनरी, टूर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। क्या करते हैं ये, बंगाल और बिहार में ये क्या करते हैं, टूर करने आते हैं, यानी घूमने आते हैं। कौन, विलियम एडम। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools, यानी कि जो पारंपरिक स्कूल है, vernacular मतलब पारंपरिक स्कूल, जिस तरीके से जो स्कूल चले आ रहे हैं लगातार, उनके बारे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी ने क्या किया, इनको इससे कहा कि आप क्या करें, रिपोर्ट तैयार करें, किस पे, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि भारत में एजुकेशन किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है ना, पहले कैसा था और यूरोपियन एजुकेशन के आने के बाद कैसा हो रहा है, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसको क्या करना है, विस्तार तरीके से रिपोर्ट बनाना है। विस्तारित रूप से रिपोर्ट तैयार करने का काम किसको मिलता है, विलियम एडम्स को, है ना। स्कूल द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज इंटरेस्टिंग। तो एडम का जो रिपोर्ट था ना, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। क्या कहते हैं एडम फाउंड दैट, एडम को क्या प्राप्त हुआ, एडम को मिला दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। तो उस समय की बात हम कह रहे हैं, कब, जब एडम ने पाया, रिपोर्ट में अपने क्या लिखा लिखे उन्होंने कि लगभग 1 लाख पाठशाला, 1 लाख पाठशाला, मतलब समझ रहे हैं क्या, हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ था, 1 लाख पाठशाला देखने को मिला, किसको, एडम को। कहां पे, सिर्फ और सिर्फ बंगाल और बिहार में। पूरी कंट्री की बात अभी नहीं की जा रही, कहां पे क्या की जा रही है, बंगाल और बिहार में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पाठशाला थे। तो कौन कहता है कि हम असभ्य थे, कौन कहता है कि हम अनएजुकेटेड थे, हमारे यहाँ शिक्षा होती थी।
किस लेवल में? अपने इंडिया के तरीके से भारतीय शिक्षा दी जाती थी, है ना। हमें संस्कृति के बारे में बताया जाता था, कल्चर्स के बारे में बताया जाता था, तमाम नैतिक विचार बताए जाते थे, एथिकल वैल्यूज बताए जाते थे, है ना। लेकिन यूरोपियन जो एजुकेशन सिस्टम आया, उसके आने से क्या हुआ? एक सिलेबस फिक्स कर दिया गया। जो आजकल चल रहा है ना, ये यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम का ही पार्ट है, जो आजकल हम आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, थ्योरी पे ज्यादा किया गया, प्रैक्टिकल ज्ञान, ये प्रैक्टिकल साइंस पे ज्यादा फोकस किया गया, है ना। जिससे क्या हो, लोग क्या करें? इन्वेंशन की तरफ जाए, नए नए खोज करना शुरू करें। तो एडम ने क्या पाया कि 1 लाख पाठशाला इंडिया में देखा गया, ठीक है। These were small institutions with no more than 20 students each। तो हर एक पाठशाला में क्या होता है कि 20 से अधिक बच्चे नहीं थे। यानी 1 लाख पाठशाला तो था, लेकिन हर एक पाठशाला में सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे थे? लगभग 20। यानी टोटल बच्चे कितने पढ़ रहे थे? 20 लाख लोग। कहां पे? बंगाल और बिहार में। समझ में आया क्यों कर रहा हूं 20 लाख? 1 लाख पाठशाला, 20 बच्चे हर एक पाठशाला में, तो कितने बच्चे हो गए टोटल? 20 लाख लोग पढ़ रहे थे उस टाइम, ठीक है। आगे उसमें दिया हुआ होगा। फिर these institutions were set up by the wealthy people, यानी कि कौन से पीपल के द्वारा? ये पाठशाला किसके द्वारा? इंस्टीट्यूशन जो थे, ये पाठशाला किसके द्वारा? अमीर, है ना, वेल्दी पीपल, अमीर लोगों के द्वारा किया गया। और द लोकल कम्युनिटी, जैसे कोई गांव है छोटा सा, ये गांव है, ठीक है, सरपंच यहाँ होते थे। ये क्या होते थे? सारे गांव से कलेक्ट करते थे, है ना, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, या पाठशालाओं के लिए जो वहां पे शिक्षक रहते थे, उनके जीवन को चलाने के लिए, उनके दिनचर्या को चलाने के लिए, फिर उनको भी तो कुछ नीड्स होते हैं ना, टीचर्स को भी, तो उसको चलाने के लिए यहाँ पे क्या होता था? जो पाठशाला के टीचर्स थे, उनके लिए सरपंच और बाकी लोग, वहां के लोकल कम्युनिटी मिलकर क्या करती थी? एक पाठशाला बनाती थी, एक इंस्टीट्यूशन गठित करती थी, ठीक है। तो चाहे लोकल कमिटी इंस्टीट्यूशन गठित करे, या फिर वेल्दी लोग, है ना, जो अमीर लोग हुआ करते थे, वो फंडिंग किया करते थे। एट टाइम दे वर स्टार्टेड बाय टीचर, क्या उसको बोला था? गुरु, ठीक है। तो कौन टीचर थे? गुरु कहलाते थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। अब देखिए, जो एडम ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया किसके सामने? ब्रिटिशर के सामने। उसने क्या कहा? द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। हमारे यहाँ क्या था? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मतलब टीचर जब चाहे तब क्लास ले सकता था, जहां चाहे वहां ले सकता था। क्या पढ़ाना है ये टीचर और बच्चे मिलकर डिसाइड करते थे, ना कि कोई फिक्स सिलेबस आगे लिखा हुआ है। Few things that you associate with school today were present in the पाठशाला at the time। यहाँ क्या लिखा? There were no fixed fee, यानी कि कोई फिक्स फी नहीं हुआ करती थी। No printed books, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं हुआ करती थी। कहाँ? इंडियन पाठशाला में। और ये कह कौन रहा है? कौन बता रहा है? विलियम सैडम। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, यानी कि कोई स्कूल बिल्डिंग अलग से कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं बनाई जाती थी, ठीक है। नो बेंचेस, यानी कि इस तरीके से कोई बेंचेस, आप बेंचेस में बैठे हो, नहीं हुआ करते थे। लोग घर से बोरी बिस्तर लेके जाते थे, है ना। नो बेंचेस और चेयर्स, किसी तरीके कोई बेंच और चेयर का कॉन्सेप्ट नहीं था। नो ब्लैक बोर्ड, कोई भी बोर्ड नहीं हुआ करते थे। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, कोई सेपरेट क्लासेस नहीं होता था कि 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, इस तरीके से अलग अलग नहीं थे। सब एक साथ, छोटे बड़े सब एक साथ पढ़ा करते थे। जिनको जरूरत था वो बैठ के पढ़ा करते थे। ज्ञान मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसको लेते चलो, ये स्थिति थी, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड नहीं था। नो रोल कॉल रजिस्टर, नहीं कोई रजिस्टर्स थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। नो एनुअल एग्जामिनेशंस, यानी कि कोई एनुअल एग्जाम नहीं हुआ करते थे। बात समझ आ रही है? किससे कोई एग्जाम, बड़ा हंसी आ रहा है ना, काश मेरे साथ भी ऐसा ही होता सर, कोई एग्जाम हमारे साथ ना हो तो हम बहुत खुश होते सर, है ना। नो एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कोई एनुअल एग्जामिनेशन नहीं हुआ करता था। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और किसी तरह का कोई भी टाइम टेबल नहीं था। पास में आया? कोई टाइम टेबल नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कोई एग्जाम नहीं। सोचिए क्या मजेदार पढ़ाई हो रही होगी उस टाइम, है ना। बिल्कुल प्रेशर फ्री, किसी से कोई प्रेशर नहीं, ना सिलेबस का प्रेशर, ना टीचर के ऊपर कोई प्रेशर, ना बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर। जो चीजें चली जा रही है इधर से चली जा रही है। लेकिन समझ रहे हो उस चीज को, जब तक आप कोई चीजें प्लानिंग तरीके से सिस्टमैटिक वे में नहीं करते, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा,
ठीक है। इसलिए एक तरीके से जो यूरोपियन एजुकेशन था वो कुछ हद तक क्या होता है, फायदेमंद हुआ। यही रीजन है कि आज हम साइंस की तरफ बहुत मूव कर रहे हैं। आज हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, है ना। चंद्रयान 3 के माध्यम से क्या देख रहे हैं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सर उस टाइम टीचर लोग बच्चों को मारते थे? उस टाइम टीचर लोग बच्चे को मारते थे, बिल्कुल मारते थे, जगा के मारते थे, टंगा के मारते थे, है ना। टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता था, टीचर्स कैसा है और बच्चे कैसे हैं। ठीक है, वहां तो ऐसे जब आपको क्या रहता है, पाठशाला में सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चों को लिया जाता था, तो वो 20 बच्चे क्या होते थे, कोर पढ़ने वाले बच्चे होते थे, जिनको सच में इंटरेस्ट रहता था पढ़ने का। आज तो हर किसी के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है शिक्षा, है ना। एरिया अगर मन हो आपका स्पोर्ट्स में जाने का, फिर भी आपको 12th तक पास आउट करना पड़ेगा, 10th तक करना पड़ेगा, जो भी है करोगे ना। पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, तमाम सोशल प्रेशर बनता है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना, तो आप करते हो। तो क्या है, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो हाँ, क्या कह रहा है, क्लासेस वर हेल्ड इन अंडर अ बनियान ट्री, यानी कि बनियान ट्री में क्या हो रहा है, क्लासेस जो है हो रहे हैं, है ना। बनियान ट्री यानी पेड़ों के नीचे क्या होता था, क्लासेस लिए जाते थे। ठीक, कोई क्लासरूम नहीं था तो कहां क्लास लिया जाता था, पेड़ों के नीचे। और एट द गुरुज होम, या फिर कहां पे होता था, गुरु के घर पे। जो गुरु जी थे वो अपने घर में बच्चों को बुला लिया करते, जैसे कि आजकल ट्यूशन क्लासेस होते हैं ना। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट, जो फी था, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो फिक्स्ड फी, कोई फिक्स फी नहीं था। तो फी डिपेंड किस पे करता था, फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, उसके माँ बाप या जो बच्चा था उनके माँ बाप पे, उनके पेरेंट्स के पे जो उनका इनकम था। अगर 1000 रुपए इनकम, अगर 1000 रुपए उस टाइम उनका इनकम रहा होगा तो उनकी फीस कितनी थी, 10 रुपए। अगर 2000 इनकम था तो उनकी फीस कितनी आती थी, 20 रुपए। इस तरीके से उनका इनकम पे डिपेंड करता था क्या चीज, फीस। ठीक है। टीचिंग वाज ओरल, यानी कि जो मैंने बताया ना, टीचिंग क्या होते थे, ओरल होते थे। इस तरीके से ना कोई बोर्ड होता था, ना कोई पेंटिंग होता था, ना कोई पीडीएफ होता था, ना कोई पीपीटी होता था। सीधा सीधा क्या, मुंह से जो भी बात बोली जा रही थी उसको बच्चे क्या होते ग्रहण करते थे। अगले दिन फिर आते थे, फिर जो बच्चों को बताया था मुंह से, वही बातें क्या होती थी, ग्रहण किया जाता था। बात समझ आई? तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा था। कब कब ब्रिटिश के आने से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले। और इस बात का खुलासा कौन कर रहा है, एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स, यानी कि एडम्स को ये महसूस हुआ, यानी एडम से ये खोज क्या, डिस्कवर्ड दैट दिस जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है, कैसा फ्लेक्सिबल सिस्टम, क्या कह रहा है ये, नो फीस, नो क्लासरूम, है ना, हाँ, नो सेपरेट क्लासेस, नो ब्रेंच, नो बेंचेस, नो चेयर। ये तो फ्लेक्सिबल, इसको क्या करेंगे, ये फ्लेक्सिबल सिस्टम में कोई एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से जहां मन चाहे वहां पे आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा करें, लीजिए। कोई प्रिंटिंग में कुछ नहीं था ना, कोई प्रिंटिंग बुक्स वगैरह नहीं थे। वाज सूटेड टू लोकल नीड्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या किस लिए होते थे, लोकल नीड्स के लिए। जैसे व्यापारी हुआ करते, लोकल नीड्स मतलब जो लोकल, मान लीजिए व्यापारी हुआ करते थे, जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, वो अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए भेज देते थे। ठीक है, पैसे भी थे उनके पास तो वो भेज देते। अब मर्चेंट्स को जरूरत किस चीज का है, कि मर्चेंट्स का बच्चा क्या होगा, मर्चेंट्स होगा। क्या हो गया, मर्चेंट्स का बच्चा क्या होगा, मर्चेंट्स होगा। व्यापारी का लड़का क्या होगा, व्यापारी बनेगा। व्यापारी को पता है कि इसको क्या जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाने की जरूरत है। जोड़ घटाना कर दिया, उसकी शिक्षा पूरी हो गई। तो वो क्या करते थे कि सिर्फ और सिर्फ लोकल नीड्स, यानी कि लोकल नीड्स क्या हुआ, जोड़ घटाना पड़ना। उस समय का बहुत आसान है ना, सिर्फ और सिर्फ उतना कर लिए। वो व्यापारी जो होते थे वो क्या करते थे, अपने बच्चे को अपने साथ लगा लिया करते थे। एक्सपीरियंस के साथ साथ वो बच्चा भी व्यापारी बन जाता था। जोड़ घटाना, जो प्रॉफिट लॉस की बात उसको समझ में आए उतना पर्याप्त था। तो वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ लोकल नीड्स को पूरा करता था। लेकिन आप प्लस और माइनस को जान लेने से, जोड़ घटाना जान लेने से क्या आपको लगता है कि आप साइंस के एरिया में कुछ कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो लोकल नीड्स को तो आप पूरा कर रहे थे इस एजुकेशन सिस्टम से, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन था उसमें कंपीट कर पाना हमारे यहाँ के बच्चों की बस की बात नहीं थी। ठीक है, बात समझ आई? उसमें भी स्वामी विवेकानंद जीवन में क्या किया, जाके एक स्पीच दिया, कहां, अमेरिका में। आज भी उनकी स्पीच याद की जाती है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, थे अच्छे लोग थे, ऐसे विचार उनके पास थे, तमाम ऐसे चीजें, लेकिन ऐसे लोग एक आध दो ही मिलते हैं। तो बाकी लोग क्या हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ लोकल नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? चलिए आगे अब क्या देखते हैं,
न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। जब एडम ने ये रिपोर्ट दिया कंपनी को, तो कंपनी ने क्या किया कि अब क्या किया, उसने न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स लाना शुरू किया। न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। कहां पे शिक्षा के लिए? इंडिया में। अप टू द मिड 19th सेंचुरी, कब की बात कर रहा है? लगभग 1850s की बात कर रहा है ना। द कंपनी वाज कंसर्न्ड प्राइमरली विद हायर एजुकेशन। कंपनी ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं किस पे? हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पे, है ना। कंपनी ने सोचा कि पहले हम किस पे फोकस करते हैं? प्राइमरी विद हायर एजुकेशन। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। फिर 1854 में हम क्या देखते हैं कि कंपनी ने ये इस बात को डिसाइड किया कि जो ये पारंपरिक एजुकेशन चल रहा है कहां? इंडिया में। वर्नाकुलर एजुकेशन मतलब पारंपरिक एजुकेशन जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसमें क्या जरूरत है? इंप्रूव करने की जरूरत है, यानी कि उसमें सुधार करने की जरूरत है। किसने सोचा? कंपनी ने, ठीक है। It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspection। तो उसने क्या सोचा कि अगर हमें इसको इंप्रूव करना है तो क्या क्या करना चाहिए? इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विदिन द सिस्टम, यानी एक तंत्र में बांधने की जरूरत है। इस चीज को क्या करें? एक सिस्टम में लेके आए। और क्या कर रहा है? इंपोजिंग रूटीन्स, रूटीन्स बनाए। किसके लिए? क्लासेस के लिए। और एस्टैब्लिशिंग रूल्स, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए कि कब क्लास चलना है, कहां चलना है, क्या नहीं चलना है। डिसिप्लिन्स लाए किसके अंदर? बच्चों के अंदर। तो क्या होगा? रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट आएगा। रजिस्टर के माध्यम से क्या होगा? अटेंडेंस होना शुरू हो जाएगा। कौन आया कौन नहीं है उसका डेटा सब पूरे टीचर्स के पास होता है। एंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन, और तो और क्या हो कि लगातार रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन मतलब? इंस्पेक्शन मतलब है ना, यानी देख रेख करेगी क्या किस तरीके से एजुकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई अधिकारी बनाया जाए जो क्या करे? इंस्पेक्शन करे, रेगुलर इंस्पेक्शन, हर महीने पे, हर हफ्ते में, जैसे इस तरीके से भी डिसाइड किया जाए उस तरीके से क्या कहा कि इस चीज को क्या करें? हम एक सिस्टम में बांध के इसको क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। किसको किसको इंप्रूव करेंगे भाई? पढ़ाई को, वर्नाकुलर एजुकेशन को। किसने सोचा? विलियम ब्रिटेन, सॉरी कंपनी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर क्या होता है कि चेंजेस क्या होते हैं? इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित। अब क्या किया इन्होंने? क्योंकि हमारे यहाँ क्या थे? पंडित सबसे ज्यादा शिक्षा थे, है ना। इन्होंने क्या किया? पंडित को क्या किया? हायर कर लिया और क्या बना दिया? गवर्नमेंट पंडित। और ये क्या करते थे? शिक्षा देते थे। तो ये कई लोगों को, नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे पंडित को क्या किया इन्होंने? गवर्नमेंट पंडित के रूप में अपॉइंट किया। फिर क्या कहते हैं? ईच गुरु या जितने भी गुरु थे वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, यानी कि सभी गुरुओं को क्या था? ये कहा गया कि सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, यानी कि आप क्या करेंगे? पीरियड बाय पीरियड क्या करेंगे? आप रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे। एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल, और अपनी जो क्लासेस रहेंगे वो क्या होगा? फिक्स टाइम टेबल पे लिया जाएगा। बात समझ आ रही है? जो हमारे यहाँ कमी थी उस चीज को क्या किया जा रहा है? सुधार करें। अभी तक क्या था? कोई टाइम टेबल नहीं था। अब क्या हो रहा है कि गुरु को क्या करना है कि आपको क्या करना है? एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, और आपकी जो क्लासेस होंगी वो क्या होंगी? रेगुलर बेस पे होंगी। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, यानी कि टीचिंग अब किस पे बेस होगा? टेक्स्ट बुक पे। अब क्या हमारे क्या था? नो प्रिंटिंग बुक्स, ये था ना। अब क्या लाया गया? टेक्स्ट बुक्स, है ना। अब टेक्स्ट बुक आ गए। एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब देखिए, नो कोई एग्जामिनेशन नहीं था, यहां से आपके एग्जाम, जो आप लोग जिसको भार बहुत मानते हैं ना, कहते हैं कि सर एग्जाम नहीं हो तो बेहतर है, ये क्या है? अब यहां से एग्जाम का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। बात समझ आया क्या होगा? कारण का जड़। हाँ, तो ये जो एग्जाम के आने का क्या रीजन था? लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड यानी टेस्ट किया था कि आपने क्या क्या कितना सीखा, कुछ सीखा कि नहीं सीखा। उस चीज को टेस्ट करने के लिए क्या किया गया? एनुअल एग्जामिनेशन कराए जाने लगे। ठीक है। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, यानी कि रेगुलर। अब क्या हो गया? स्टूडेंट्स को अब फिक्स कर दिया गया किस चीज के लिए? रेगुलर फी के लिए। क्या हो गया? रेगुलर फी के लिए, यानी अब क्या किया? फी को फिक्स कर दिया। पहले क्या था? कोई फिक्स फी नहीं लिया थी। अटेंड रेगुलर क्लासेस, और स्टूडेंट को रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के लिए कर दिया गया। ठीक है। सिट ऑन फिक्स्ड सीट। फिर क्या किया गया?
एक फिक्स सीट पे उनको क्या किया गया, बैठने के लिए जगह दी गई ना, एक सीट उनका जो जगह था उसको फिक्स किया गया। एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के नए नए नियम क्या किए जाने लगे, लाए जाने लगे। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्या देखते हैं, पाठशाला which accepted the new rules were supported through government grant, और जो पाठशाला थे अब क्या हो गए, वो गवर्नमेंट के माध्यम से फंडिंग उनकी होने लगी। पहले फंडिंग कौन करता था, गुरु पंचायत पहले फंडिंग कौन करता था, पहले पैसे कहां से मिलते थे पाठशालाओं को, सर वो जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, टैक्सेस से रेवेन्यू मैंने बताया था वेल्दी पीपल, यानी कि अमीर लोग इंस्टीट्यूशन बनाया करते थे। ठीक है, और लोकल कम्युनिटी है ना, लोकल कम्युनिटी बनाते हैं। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट खुद उसको क्या कर रही है, एफर्ट लगा रही है किस चीज के लिए, इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी पाठशाला को चलाने के लिए, है ना। Those who were unwilling to work within the new system received no government support, जो भी इंस्टीट्यूशन जो क्या था इसके साथ काम करने के तैयार नहीं, जो नए सिस्टम अंग्रेजों ने बनाए उसके साथ काम करने के तैयार नहीं था, उसको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दिया करते थे, यानी कोई पैसा उनको नहीं मिलता था। ठीक है, ऐसी पाठशालाएं जो गवर्नमेंट को जो नए सिस्टम को, जो नया सिस्टम बनाया गया कि अब फी लगेगा, रेगुलर बच्चे क्या बच्चों का अटेंडेंस होगा, एग्जाम्स होंगे, जो इसका पालन नहीं करता था उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं दिया जाता था। Gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशाला। अब जो गुरु सोचते थे कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, जो वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम है वही बेस्ट है, और वो क्या करते थे उसमें बदलाव नहीं लाते थे, तो वो क्या करते थे, कंपटीशन यानी compete नहीं कर पाते थे किससे, जो गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशाला थे, जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करते थे, वहां पे अच्छी फैसिलिटीज दी जाती थी, है ना, वहां बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से काम किया था, तो यहाँ का रिजल्ट भी बेहतर आता था, इसलिए उससे वो लोग कम्पीट नहीं कर पाए। कौन, जो गुरु चाहते थे कि हमारा सिस्टम क्या हो, वर्नाकुलर सिस्टम में ही चलता रहे। ठीक है, आज की लास्ट टॉपिक क्या है, चैलेंज फॉर पुअर चिल्ड्रन। अब देखिए जो अंग्रेजों ने ये बदलाव लाया ना, उसका बड़ा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, गरीब बच्चों के ऊपर। क्यों, The new rules and routines had another consequence, यानी नए रूटीन्स होते हैं वो एक अलग समस्या पैदा करते हैं। In the earlier system, यानी पहले क्या था, children from poor peasants families had been able to go to पाठशाला। पहले क्या था, कोई फिक्स फी नहीं थी, है ना, फैमिली के इनकम पे क्या होता, चिल्ड्रन को एजुकेशन मिलता था, तो जो पुअर पीजेंट्स थे उनके भी बच्चे क्या होते थे, पाठशाला में जाया करते थे। Since the timetable was flexible, और टाइम टेबल क्या था, फ्लेक्सिबल था, यानी कि जब चाहे वो क्या करे, जा सकते थे। The discipline of the new system demanded regular attendance, जो अब नया सिस्टम था, जो नया आया सिस्टम, किसी का डिसिप्लिन का, जो अंग्रेजों ने नए एजुकेशन सिस्टम को लाया, उसमें क्या होगा, रेगुलर अटेंडेंस मांगा जाने लगा, यानी बच्चों को हर रोज आना है। Even during harvest time when children of poor families had to work in the fields, तब उस समय भी उनको आना पड़ता था, जब क्या होता था, हार्वेस्ट यानी कटाई का समय होता था। भाई पुअर पीजेंट्स हैं, उनकी पूरी फैमिली लगी होती थी किसमें, खेती करने में, तो बच्चे भी लगे हुआ करते थे। अब बच्चों का जब पहले क्या था कि बच्चे कभी आए ना आए कोई मतलब नहीं था, जब उनका रेगुलर अटेंडेंस कर दिया गया, तो जो पुअर पीजेंट्स थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा कि उनकी जब वो कटाई के टाइम पे ज्यादा लोग की आवश्यकता होती है, तो वो अपने बच्चे को भी इसमें क्या करते थे, इंक्लूड करना चाहते थे। लेकिन क्या होता था कि रेगुलर अटेंडेंस चाहिए था, इसलिए उनके बच्चे क्या होते थे, वहां पे नहीं जा पाते थे। कहां, स्कूलों में, कटाई की वजह से। ठीक है, तो वो क्या करते, अपने खेत में कटाई के लिए आते थे और अटेंडेंस उनका कंप्लीट नहीं हो पाता था। ठीक है, inability to attend school came to be seen as indiscipline, यानी अगर आप स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं तो वो क्या घोषित कर दिया था, इनडिसिप्लिन में आता था, इनडिसिप्लिन आप नहीं कर रहे, एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिजायर टू लर्न, क्या कर रहा है, एक सबूत के रूप में लैक ऑफ डिजायर टू लर्न, यानी कि आप क्या कर रहे हो, लर्न करने की इससे आप क्या कर रहे हो, लैक कर रहे हो, नहीं आप करना चाहते। ठीक है, इस चीज को क्या होता है, इनडिसिप्लिन के रूप में माना जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हम लोग इतना कर लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं, यानी पूरे राष्ट्र की बात करेंगे कि नेशनल एजुकेशन के लिए कौन कौन से नए नए एजेंडा देखने को मिलता है, तो ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं, क्या चला है, नया एजुकेशन सिस्टम और पुराने एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस था, ये समझ में आया कि नहीं आया। पुअर पीजेंट्स कैसे हुआ, कोई एक बता दीजिए, क्लास खत्म कर देते हैं। पुअर पीजेंट्स के ऊपर, जो पुअर पीजेंट्स के बच्चे थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा,
बताएंगे? हाँ सर। आज आप नहीं, आज आप बताइए। हाँ बताइए। सर जो पुअर पेरेंट्स थे उनको सर डिफिकल्टीज होने लगती थी क्योंकि सर उनको फी पे नहीं कर पाते थे, डिसिप्लिन में नहीं रहते थे सर। हाँ, डिसिप्लिन ना होने का रीजन सर खेती रेगुलर अटेंडेंस नहीं था उन लोग रेगुलर अटेंडेंस नहीं होता था उनका। तो क्यों रेगुलर अटेंडेंस नहीं होता था? सर हार्वेस्टिंग टाइम हार्वेस्टिंग टाइम में उनको क्या होता था, उनको अपने पेरेंट्स के साथ खेतों में जाना पड़ता था, हाँ। इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते थे, उनका अटेंडेंस रेगुलर नहीं हो पाता। और पहले क्या था, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, उससे क्या होता था, पहले ऐसा कोई रूल नहीं था इसमें हाँ, कभी भी कि आप- आपको रेगुलर अटेंडेंस जब देना है, जाते थे, जब जब चाहे जब जाए, तो हार्वेस्टिंग के टाइम उनके पास मौका मिलता था कि वो ना जाए। ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। ए झुक के जाओ, झुक के। ये क्या कर रहे हो जी?